student, in previous video we had read about the two part of integral part of the executive system, that is president, prime minister and his cabinet of minister. In this video we are going to read third most important part, that is judiciary. The judiciary is an important organ of the country or government in our country. Instead of different judiciary system for different state or unit, our a unified judiciary system has been adopted for whole country, which is shown in the given chart. तो यहाँ पे हम देखें कि हमारे यहाँ हमारे देश में डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट जुडिशरी सिस्टम नहीं है, बल्कि एक यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम है, यानी एक समान जुडिशरी सिस्टम अडॉप्ट किया गया है. तो ये आप चार्ट देखें, चार्ट में दिया हुआ है जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया. तो इसमें सबसे टॉप में है सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर में वर्क कर रहे हैं हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट, और एक स्टेट में डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं. अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भोपाल में सिचुएटेड है. तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके अपने अपने हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन वो किसके अंडर में काम करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में. अब हाई कोर्ट के अंडर में रहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सिविल कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑफ सेशन, रेवेन्यू कोर्ट्स. तो सिविल कोर्ट्स के अंदर में डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, सिविल जजेस क्लास 1, सिविल जजेस क्लास 2 होते हैं. वहीं कोर्ट ऑफ सेशन की बात अगर करें तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, असिस्टेंट सेशन जजेस, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2 होते हैं. थर्ड जो पार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो होता है रेवेन्यू कोर्ट, और उसमें आते हैं रेवेन्यू बोर्ड, उनके अंडर में कमिश्नर, उनके अंडर में कलेक्टर, उनके अंडर में तहसीलदार होते हैं. इस तरीके से भारत में जुडिशियल सिस्टम जो है रखा गया है. तो हम देखते हैं सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट है. हम इसके बारे में अब स्टडी करेंगे. तो जो जुडिशरी सिस्टम है वो हमारे सिटीजन्स के लिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सेफगार्ड का काम करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट को अनकंट्रोल या अनरजिस्ट्रेंट होने से भी रोकते हैं. अब देखेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री आर सबऑर्डिनेट टू इट. हमने ऊपर अभी जो लिस्ट देखी उसमें हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही सारे हाई कोर्ट्स और अदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं सभी आते हैं. सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें उसमें नंबर ऑफ जजेस देखेंगे तो एज पर आर्टिकल 124(1) द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट बाय मेकिंग लॉ कैन मेक चेंज इन द नंबर ऑफ जजेस. Presently there are 30 judges and 1 chief justice in the Supreme Court. तो एक चीफ जस्टिस होंगे, साथ ही साथ 30 जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट कर लेते हैं चीफ जस्टिस के साथ, तब ये जो 30 जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है. Now we are reading about the qualification of judges. बहुत ही important point है. उसमें first है he or she should be citizen of India, should have worked as a judge in any court or 2 or more courts continuously for at least 5 years, or should have acted as an advocate in one or more than one high court for at least 10 years. In the opinion of the president, should be a distinguished jurist. Next point is tenure of judges and procedure of impeachment. तो
जजेस का कितने समय तक वो वर्क कर सकते हैं और उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, इस बारे में ये पॉइंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं 65 इयर्स की एज होने तक अपने पोस्ट पे वर्क कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं किसी भी रीजन से अपने पोस्ट से हटना, तो वो रिजाइन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको उनके पोस्ट से चीफ जस्टिस और जजेस को हटाया भी जा सकता है अगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके दोनों ही हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ने ही रिक्वेस्ट की हो प्रेसिडेंट के पास, और पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय थर्ड पार्टी मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग टू रिमूव अ जज ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनएफिशिएंसी। तो अगर जज के मिसबिहेवियर या वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हो, तो इम्पीचमेंट के थ्रू चीफ जस्टिस को उनके पोस्ट से प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। पे एंड अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द जजेस, तो जो भी इनके पेज और अलाउंस होंगे, जैसा भी पार्लियामेंट में डिसीजन मेकिंग होगा उस हिसाब से ही किया जाएगा। और इसमें कई तरह के उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, कई अलाउंसेस उन्हें दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन फंक्शन इज लिमिटेशन of the judges. No person or institution can publicly criticize the works of the honorable judges. Even the parliament or legislative assemblies cannot criticize any of their judgment individually or in a combined manner. तो कोई भी जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के या पार्लियामेंट के, वो किसी भी जज के जजमेंट को, ऑनरेबल जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके जजमेंट को क्रिटिसाइज पर्सनली भी नहीं कर सकते या कंबाइंड मैनर में भी नहीं कर सकते। ओथ बाय द जज, एवरी जज हैज टू टेक ओथ इन द फॉर्मेट laid down by the constitution before assuming office. The president administrates oath of office to the chief justice and in respect of other justice. तो अदर जजेस, तो जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, तो प्रेसिडेंट हमारे देश के चीफ जस्टिस को ओथ टेकिंग करवाते हैं। ये पूरा वर्क प्रेसिडेंट करते हैं। बैन ऑन प्रैक्टिसिंग बाय जज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो ही कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया और अपीयर बिफोर एनी अथॉरिटी एज एन एडवोकेट। तो एक एडवोकेट के रूप में वो काम नहीं कर पाते हैं। Let's read about the jurisdiction and powers of the Supreme Court. First is original jurisdiction. So, such dispute which cannot put up in other courts of the country are put in the Supreme Court. तो कुछ अगर डिस्प्यूट हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है जो दूसरे कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जाता है। जैसे उसमें फर्स्ट है डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट। तो अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है यूनियन गवर्नमेंट और किसी एक राज्य और कई राज्यों के बारे में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, such dispute where union government and one or more state are on one side and one or more state are on other side, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट एक साथ है और बाकी स्टेट दूसरी साइड में है। तो ऐसे डिस्प्यूट हो, या डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, अगर कुछ स्टेट्स के बीच में आपस में किसी तरह का डिस्प्यूट हो, तो ये इनसे रिलेटेड मैटर सॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। साथ ही साथ डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, क्योंकि हमें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और
वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करने का हर एक काम करती है और एक्शन ले सकती है. Second point is appellate jurisdiction. So we all know that Supreme Court is the highest and final court of the country. Supreme Court has the power to hear following appeal. तो उसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स, क्रिमिनल अपील्स, सिविल अपील, स्पेशल अपील्स. इनकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में ही होती है. कंसल्टेटिव फंक्शन. So under Article 143 of Constitution, if the President seeks advice on or any constitution or legal matter, the Supreme Court may give such advice to the President. तो अगर प्रेसिडेंट को कभी कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल मैटर में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहिए रहती है तो ये काम करना भी सुप्रीम कोर्ट का होता है. साथ ही साथ जुरिस्डिक्शन एज टू जुडिशियल रिव्यू. जुरिस्डिक्शन इसमें क्या है इस पॉइंट में कि सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करती है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी अगर ऑर्डर पास कर रही है या लॉ पास कर रही है वो प्रॉपर है या नहीं है, कानूनी रूप से वो सही है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये एग्जामिन करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का होता है. नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. सो सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दैट इज all its judgment and records are in writing and are published and they are kept as record. In the subordinate courts, these judgments are produced as example and the subordinate court follows them. तो सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देती है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, रिटन रिकॉर्ड, पब्लिश रिकॉर्ड रखा जाता है. तो अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को इस जजमेंट के बारे में कोई काम कर रहे हैं, उधर पे एग्जाम्पल देना है अगर, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट दिया जाता है उसको फॉलो किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज अदर वर्क्स. तो सुप्रीम कोर्ट के अदर वर्क्स हैं इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, टू डिसाइड सर्विस कंडीशन, प्रमोशन, टर्मिनेशन of services of its own staff as well as subordinate officers and staff, power to punish any person found guilty on contempt of court. तो ये 6 फंक्शन और पावर्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को. The work and conduct of Supreme Court have strengthened the root of the democracy in country and the rights of citizen have been protected. तो जो पावर्स दिए गए हैं बहुत ही अधिक पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और इस पावर से वो स्ट्रेंथेंड हुई है, शक्तिशाली बनी है. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. अगर हमें डेमोक्रेसी को प्रॉपरली चलाना है उस कंडीशन में और साथ ही साथ हमारे देश के सिटीजन्स के राइट्स को भी अगर प्रोटेक्ट करना है तो इस कंडीशन में जरूरी है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो इम्पार्शियल और स्ट्रांग हो. और हमारे देश में जुडिशरी सिस्टम हमेशा से ही बहुत अच्छा काम करती आ रही है.